हेलो गाइस। पिछले वीडियो में क्या बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने वहाँ पे उसको पॉज कर दिया। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को आगे। ठीक है, तो हमने m² MT वाला स्टेट है वो देख लिए। फिर है सत्तू MP गया। इसमें S का मतलब होता सिक्किम, A का अरुणाचल प्रदेश और T का तेलंगाना। तेलंगाना ध्यान रखना, यहाँ पे है त्रिपुरा, यहाँ पे तेलंगाना। T U का उत्तराखंड, M का मेघालय, पुडुचेरी। ये सत्तू MP गया, ध्यान रखना इसका। और ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों केस में लागू होगा। और एक्सीड हो अगर 20 लाख, यहाँ पे 10 लाख एक्सीड हो 4 है, यहाँ पे ये 6 है। और उसके बाद में है हज प्लस अदर। हज प्लस अदर, हज का मतलब है H का हिमाचल प्रदेश, आसाम, इन जम्मू एंड कश्मीर, इन अदर स्टेट, जो भी रिमेनिंग स्टेट बचते हैं वो। इनमें जो इसमें हाँ इसमें देखना, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लागू होगा। लेकिन सर्विसेज के केस में तो 20 लाख एक्सीड वाला देखेंगे। लेकिन गुड्स के केस में ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन पूछते हैं गुड्स वाला, एक्सीड अगर 40 लाख करे तो इसमें आता है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, याद करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है गाइस, आप क्या कीजिए, जैसे मैंने ये अपने रूम के अंदर ऐसे बनाया है, जैसे ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, ये है अपना कंपोजिशन। तो इसमें क्या होता है ना कि क्लियर हो जाता है। जैसे इसमें 3 लिमिट लगती है, ये ध्यान रखना, इसमें 3 लिमिट लगती है, कंपोजिशन में 2 की लिमिट लगेगी। तो ये ध्यान रख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको 10 लाख वाली बताई, 20 लाख वाली 6 बताई, और उसके बाद में आपको मैंने हज प्लस अदर वाली बताई। तो उसमें 20 लाख तो सर्विसेज के लिए और 40 लाख है गुड्स के लिए। ये ध्यान रख सकते हैं। ऐसे चिपका लो तो क्या रोज़ तुम पढ़ते रहोगे तो याद हो जाती है चीज़ें। ठीक है, फिर एक और होता है कि अगर बिजनेस है वो ट्रांसफ़र होता है, तो जो ट्रांसफ़र ही होगा ना वो लायबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। एक और चीज़ होती है, जैसे कि ना ये पान मसाला, टोबैको हो गया, ये अपने ए रेटेड आइसक्रीम, ए रेटेड वाला वाटर। हाँ एक सेकेंड, हाँ लेकिन ए रेटेड वाटर इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें ये ध्यान रखना, PTI, ये 3 जो नोटिफाइड गुड्स है ना, इनके लिए 40 लाख वाली लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे 20 लाख वाली लिमिट ही एप्लीकेबल होगी गुड्स के केस में। 40 लाख जो हमने देखी थी ना, उसकी जगह 20 लाख ही होगी। सेक्शन 22 हो गई हमारी। सेक्शन 23 है नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, कि कौन कौन है जो जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए जो लाइबल नहीं है। वो है जैसे कि जिस स्टेट में क्या होता है होली एग्जम्प्ट या फिर नॉट लाइबल टू GST वाले गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही हो वहाँ पे, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है रिक्वायर्ड ही नहीं है। ठीक है, जो होली एग्जाम कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली एग्जाम कर रहे हैं। सेकेंड केस होता है कि एक एग्रीकल्चरिस्ट होता है टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ द लैंड, तो ये क्या होता है नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होता है। ये ध्यान रखना एग्रीकल्चरिस्ट के लिए है। एक्सक्लूसिवली अबाउ सप्लाई करे तो ये सप्लाई करे तो ठीक है, ओके। बट साथ में टैक्सेबल, हाँ ये एग्रीकल्चरिस्ट है, वो अगर ये अकेली कर रहा है तो वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन इसके साथ में अगर टैक्सेबल सप्लाई भी वो कर रहा है, देन ही सेल बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, टैक्सेबल सप्लाई अगर साथ में कर रहा हो तो। वही चीज़ ये एग्जाम की भी लगती है ना, एग्जाम अगर कर रहा है उसके साथ में टैक्सेबल कर रहा है तो उस पर भी लग जाएगी। ठीक है, फिर एक होता है पर मैंने एक एक्सक्लूड करा था टर्नओवर के अंदर, एग्री के टर्नओवर में, जिसमें क्या इनवर्ट सप्लाई की जाती है, जो ओनली इनवर्ट सप्लाई करता है, RCM में पे करता है, तो उसको एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन अरे भाई पर्सन जो ओनली RCM वाली सप्लाई कर रहा हो नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज रेसिपिएंट टैक्स पर करता है। तो हमने इंक्लूड किया था जिसमें आउटवर्ड सप्लाई करता है, जिसमें अंडर RCM पे किया जाता है। तो एक पर्सन है जो ओनली वही आउटवर्ड सप्लाई करता है जो जिसमें RCM के अंदर टैक्स पे किया जाता है, रेसिपिएंट पे करेगा, वो खुद तो पे करता नहीं है सप्लायर, तो RCM में रेसिपिएंट पे करेगा, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, किसको, सप्लायर को, ध्यान रखना। लेकिन रेसिपिएंट को जरूरत है, तो ये ध्यान रखना कि इनवर्ट सप्लाई जो करता है अंडर RCM तो वो तो लेगा, लेकिन जो आउटवर्ड सप्लाई करता है तो वो नहीं लेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर है पर्सन है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, जिसका एक इसमें क्या सर्विसेज के केस में तो इंटर स्टेट करते हैं, तो और सर्विसेज के केस में तो 20 लाख और 10 लाख वाली वो लग जाती है। लेकिन क्या होता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सर्विसेज के केस में क्या होता है ना, ऐसे कुछ रिलीफ दी हुई है, गुड्स के केस में रिलीफ बिल्कुल नहीं है। देख लो आगे भी एक देखने को मिलेगा, जैसे कि एक पर्सन है जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स की,
और टैक्सेबल गुड्स की जिसमें हैंडीक्राफ्ट एंड नोटिफाइड गुड्स है। कौन से गुड्स है? हैंडीक्राफ्ट एंड नोटिफाइड, नॉर्मल गुड्स नहीं है, ये है नोटिफाइड गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो इसमें भी ना 20 लाख एंड 10 लाख की जो वो है ना टर्नओवर की लिमिट है, वो हम कंसीडर करके फिर रजिस्ट्रेशन के लिए, इससे एक्सीड होगा तब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन अप टू 20 लाख और 10 लाख हो तो वहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाती है। लेकिन इसमें ये देखो, बट अदर गुड्स के लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, इंटर स्टेट के लिए, ध्यान रखना, इंटर स्टेट के लिए। फिर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो एक इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, किसका? हैंडीक्राफ्ट गुड्स का एंड हैंडमेड गुड्स का। तो इसमें भी एग्रीगेट टर्नओवर है अप टू 20 लाख एंड 10 लाख की रिलीफ मिल जाएगी। उसके अलावा बाकी कोई भी और गुड्स कर रहा है ना, इसके अलावा जो गुड्स होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कर रहा है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। फिर ECO है, ECO के थ्रू सप्लाई अगर हो रही है, गुड्स का हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है। एंड सर्विसेज के केस में 20 लाख एंड 10 लाख की रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है। फिर एक सर्कुलर है, ये कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। ओके। इसमें ये ध्यान रखना कि अगर कमीशन एजेंट होता है मेकिंग सप्लाई ऑन द बिहाफ ऑफ नॉन टैक्सेबल पर्सन, नॉन टैक्सेबल पर्सन बोले तो एग्रीकल्चरिस्ट के बिहाफ पे कमीशन एजेंट अगर काम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, देन नॉट लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन, देन नॉट लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। फिर सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाली होती है। इसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट है, भले ही क्रॉस नहीं करो, क्रॉस करे या नहीं करे वो मैटर नहीं करता, और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो कौन कौन होते हैं? पर्सन जो मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, इंटर स्टेट टैक्सेबल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो। लेकिन एक हमने इसमें रिलीफ देखी थी, गुड्स के केस में तो रजिस्ट्रेशन जरूर कंपल्सरी होगा, लेकिन सर्विसेज के केस में अप टू 20 लाख एंड 10 लाख की एग्जम्पशन मिल जाती है। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है, हम कंसिडर करेंगे। और एक हैंडीक्राफ्ट वाला गुड्स वाला जो है ना नोटिफाइड गुड्स है, उसमें भी हम 20 लाख एंड 10 लाख, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्टेड हर बार इंटरेस्टेड कर रहा है। और हम देखेंगे अच्छा इंटरेस्टेड सब सर्विसेज कर रहा है, उसमें भी हम उसको कंपल्सरी रजिस्टर्ड कर दे, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा कि गुड्स के केस में है या सर्विसेज के केस में। ठीक है। फिर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, उसको तो देखो क्या होता है, हमेशा ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एग्जम्पशन जो दी है वो नोटिफाइड गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडमेड गुड्स के लिए दी गई है, जो भी 20 लाख एंड 10 लाख वाली, उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है, देख लेंगे। फिर होता है हमारा, मैंने एक बताया था RCM के अंदर इनवर्ड सप्लाई कर रहा हो उस पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। फिर NRTP है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। फिर ECO है जो अंडर सेक्शन 52 में रजिस्टर्ड हो TCS के लिए, एंड अदर ECO 95 वाली सर्विसेज के अलावा अदर जो है ना ECO, उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है उसको करवाने की। 95 वाली जो है वो हम देखते हैं बाद में देखेंगे। ठीक है। 95 वाले को भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड है। ठीक है। लेकिन इसके तो इसमें जो है 95 वाले के अलावा एंड अंडर सेक्शन 52 वाले, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। देन सेक्शन 51 TDS के लिए जो पर्सन है TDS वाले काम करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सर्विसेज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये पर्सन। फिर इसके बाद में 8 नंबर पे आता है पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, मतलब फॉर एग्जांपल एजेंट, वो क्या करता है? टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, किसके बिहाफ पे? किसी अदर टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे करता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में एवरी पर्सन जो OIDAR की सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, उसको जो OIDAR की सर्विसेज प्रोवाइड करता है सर्विस प्रोवाइडर, उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। फिर पर्सन जो रिक्वायर्ड टू बी पे टैक्स अंडर सेक्शन 95, मैं अभी बता रही थी ना ECO वाली, तो होटल एकोमोडेशन, हाउस कीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट, ये सर्विसेज होती है। सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। ओके। अब सेक्शन 25, इसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन एक ये बनता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करना पड़ता है। तो देखो क्या होता है, सेक्शन 22 एंड 24, 22 तो जो है चार्जिंग सेक्शन है वो, एंड 24 है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाला। तो उसमें क्या होता है कि जिस डेट को रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए, लाइबल कब होते हैं? जब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एक्सीड हो गई 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख किसी से भी, तो जिस दिन क्रॉस हुई है उससे लेके 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रेशन के लिए।
ठीक है। तो ये अप्लाई 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है। फिर इसकी इफेक्टिव डेट कब मानेंगे, अगर 30 दिन के अंदर अंदर कर देता है तो जिस दिन वो लाइबल हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसी डेट को हम क्या मानते हैं, रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट मान लेते हैं। फिर एक होता है कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, कि भाई हमारी तो लिमिट ही क्रॉस नहीं हुई है, हम तो लाइबल ही नहीं है, फिर भी हम तो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उस जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है ना उस दिन की डेट को ही इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन डेट माना जाता है। फिर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, एक एनआरटीपी होता है। तो ये क्या करता है, बिजनेस है, इसमें जो रजिस्ट्रेशन कब करवाता है, ये अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना उससे 5 दिन पहले ही उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि एक स्टेट में उसमें एंटिटी है उसकी 2 रजिस्ट्रेशन अलाउ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अदर जो होता है ना उसको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना होगा। ठीक है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, ये ध्यान रखना। फिर एक स्टेट में नॉर्मल स्कीम में और दूसरी स्टेट में कंपोजिशन स्कीम ले रखी हो तो ये अलाउ ही नहीं है। ये कंपोजिशन जो चैप्टर है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए पेन होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एनआरटीपी है वो हमारे इंडिया का है ही नहीं, तो वो पेन कहाँ से लाएगा, तो उसके लिए वो अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट लाएगा और एप्लीकेशन है साइंड एप्लीकेशन लाएगा, ऐसे करके उसके अदर, ये ध्यान रखना अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स है वो होना उसके बाद ज़रूरी होता है। एक प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि किसी भी एंटिटी या किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है तो वो शू मोटो रजिस्ट्रेशन कैन भी किसके द्वारा बाई प्रॉपर ऑफिसर टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर देगा। किसका 90 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन करेगा तो टेम्परेरी बेसिस पे 90 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो नहीं करना चाहे तो ये जो पर्सन है अपील के लिए जा सकते हैं। अब मैंने ये यहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाला बताया था, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने करवा दिया था। फिर 1 सेकेंड का इसका हमारी सेक्शन 25 चल रही है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाली। अब ये जो हमारी प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन वाली वो मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बहुत लंबा वीडियो बन गया, सॉरी गाइस इसके लिए।